हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और हम प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले पॉपुलर रिवॉल्ट किया, उसके बाद हमने पीजेंट रिवॉल्ट की, ट्राइबल रिवॉल्ट्स किए और अब हम पीजेंट रिवॉल्ट कर रहे हैं। पीजेंट रिवॉल्ट करते हुए हम आज उसकी सेकंड लेक्चर पर पहुंचे हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डेक्कन के राइट्स, वासुदेव बलवंत खड़गे के रिवॉल्ट्स। उसके बाद मैं आपको चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ाऊँगा। सभी सत्याग्रह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे हम किसान सभा मूवमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश और जिसे एका मूवमेंट के तौर पर बाद में जाना गया उसे भी पढ़ेंगे। आज हम इन्हीं लेक्चर्स को करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं डेक्कन राइट्स के साथ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स इंडिया में पाए जाते हैं। जैसे गंगा का मैदान पाया जाता है, उसमें कई तरह के स्टेट्स आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल। इसी तरह से एक एरिया भारत में डेक्कन के तौर पर भी जाना जाता है। मेनली जब हम डेक्कन की बात आज करेंगे तो हमें बात यहाँ पर महाराष्ट्र की करनी है, ओके। जब हम डेक्कन राइट्स की बात करेंगे, डेक्कन राइट्स की जब बात होती है तो इसमें सबसे पहले आता है कौन सा ईयर, 1875 के ये अराउंड हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है किसने की और किसके विरुद्ध हुए। देखिए ध्यान से समझिए, इसे कुनबीज के द्वारा किया गया और ये हुए हैं किन के अगेंस्ट, वानीस के अगेंस्ट। ये कुनबी ने किए और वानी के अगेंस्ट किए। कुनबी यहाँ पर जाने गए हैं कल्टीवेटर के तौर पर और वानी यहाँ पर जाने गए हैं मनी लैंडर के तौर पर। जब हम मनी लैंडर की बात करेंगे तो ये वानी मनी लैंडर विलेज लेवल पर है। इसी समय में मनी लैंडर अर्बन एरिया में भी पाए जाते हैं। वो अर्बन एरिया में पाए जाने वाले मनी लैंडर जो मनी लैंडर होने के साथ साथ ट्रेडर या फिर मर्चेंट भी हैं, तो ट्रेडर प्लस मनी लैंडर या मर्चेंट प्लस मनी लैंडर, इन्हें कोलैबोरेटिवली कहा गया है साहूकार। साहूकार, ध्यान रखिए ये अर्बन लेवल का है मनी लैंडर, प्लस साथ में ये ट्रेडर या मर्चेंट भी हैं। और विलेज लेवल पर ये वाणी है जो मनी लैंडर है अकेला, ये ट्रेडर या मर्चेंट का रोल उस लेवल पे प्ले नहीं करता। और कुनबी कल्टीवेटर क्लास के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये डेक्कन के राइट्स किसी भी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख़त्म करने, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को भारत से उखाड़ फेंकने, विदेशियों के विरुद्ध या राष्ट्रवाद को लेकर के इस तरह से नहीं किए गए। आप सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटिशर्स की पकड़ 1757 में बनी बैटल ऑफ प्लासी के तहत। बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने हराया। उसके बाद उनके पास एक इनडायरेक्ट ताकत आ गई बंगाल के नवाब अपॉइंट करने की, लेकिन ये ताकत लेजिटिमाइज यानी कि विधि सम्मत और ऑथेंटिकेट हुई जब 1764 में ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ से 3 ताकतें जो भारतीय थीं वो लड़ रही थीं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट अवध का नवाब होता था, दूसरा बंगाल का नवाब और तीसरा मुग़ल सम्राट जो कि उस समय भारत का सम्राट था। इन तीनों को अंग्रेज़ों ने हरा दिया एक ही युद्ध में, उसका जो नाम था बैटल ऑफ बक्सर। इसके तहत जब हारने के बाद भारतीयों के साथ करार किया गया, ट्रीटी की गई, उसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किया गया जो 1765 में हुई। उसके तहत ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के अधिकार मिल गए और वो दीवानी के अधिकार मिलने के बाद ब्रिटिशर्स ने भारत में जब रेवेन्यू कलेक्शन की अथॉरिटी को अज्यूम किया तो उसके बाद उन्होंने भारत में डिफरेंट रेवेन्यू सेटलमेंट्स किए, जिन्हें हम लैंड सेटलमेंट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स भी कह देते हैं। उनमें सबसे पहला रेवेन्यू सेटलमेंट बंगाल के इलाके में किया गया और ये रेवेन्यू सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट या ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम कहलाया। इसके तहत आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को ज़मीन का मालिक नहीं माना जो लोग खेतों में हल जोता करते थे या हल चलाया करते थे। ज़मीन का मालिक उन्हें माना जो वहाँ के इन्फ्लुएंशियल सेक्शन थे, यानी कि ज़मींदार। तो ज़मींदार ज़मीन का मालिक हो गया, प्रोप्राइटर हो गया, और रातों रात ज़मीन का जो असल मालिक हुआ करता था किसान, वो किराएदार हो गया। अब किराएदार को किराया देना है किसको, ज़मीन के नए मालिक को। वो कौन है, ज़मींदार। और उस ज़मींदार को जो रूलर है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्हें लगान देना है। तो इस तरह से रेंट एंड रेवेन्यू वर्ड एग्जिस्टेंस में आया। किराएदार रेंट पे करता था ज़मींदार को और ज़मींदार रेवेन्यू पे करता था अपने ओवरलॉर्ड को, दैट इज़ द ब्रिटिशर्स। लेकिन इस ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहा जाता था और इसकी एक कमी हुआ करती थी अंग्रेज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कमी ये हुआ करती थी कि ये परमानेंटली सेटल कर दिया जाता था, यानी कि फ्यूचर में अगर किसी भी समय में पैदावार या फिर पैदावार की कीमत, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या उसकी कॉस्ट अगर बढ़ जाती है, यानी कि रिकवरी ज़्यादा करता है फार्मर, तो ऐसी सूरत में अंग्रेज़ों को अपना रेवेन्यू बढ़ाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि पहले ही रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था। इसके तहत अंग्रेज़ों को जब नए एरिया हाथ लगे, जब उन्होंने नए एरियो में जीत हासिल की, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी,
तो उन्होंने ये तय किया कि यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू नहीं करना है। उन्होंने यहाँ पर नया सेटलमेंट सिस्टम लागू किया, दैट इज़ द रैयतवाड़ी। इस रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम के तहत ये होता था कि आप रैयत माने कि इंडिविजुअल पीजेंट के साथ लैंड सेटलमेंट करते हैं। यहाँ पर कोई बिचौलिया या फिर इन्फ्लुएंशियल सेक्शन जैसा कि जमींदार जैसा वर्ग एग्जिस्टेंस में नहीं था। आपने यहाँ पर इंडिविजुअल फार्मर के साथ ही सारा का सारा करार किया, लेकिन इस करार में ये शर्त हुआ करती थी कि जो किसान है उसके साथ जितना भी रेवेन्यू तय हुआ है वो उसे एक तय डेट के अकॉर्डिंग, जो तिथि भी तय की गई है, जो डेट डिसाइडेड है, उस डेट के अकॉर्डिंग पे किया करेगा। तो एक पट्टा साइन हुआ करता था, एक अग्रीमेंट, जिसमें कितना लैंड किसान को दिया गया है, उसकी कितनी पैदावार वहाँ से हो सकती है, उसका कितना रेवेन्यू वहाँ पर बनता है और उसे वो पे करना है, ये सारी शर्तें तय की जाती थी। अगर एनुअली वो रेवेन्यू पे करने में किसान असमर्थ रहता है, नहीं दे पाता है, तो उसकी ज़मीन कन्फिस्केट कर ली जाती थी और फिर उसकी बोली लगवा करके, ऑक्शन लगा करके किसी और किसान या किसी भी और पर्सन को दे दिया जाता था। इस एरिया में ये जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम था, इसमें एक खासियत ये थी कि जो रैयत यानी कि जो किसान है वो अपनी ज़मीन का मालिकाना हक रखता था। वो उसे अपने आगे बच्चों को दे सकता था, वो उसे बेच सकता था या वो उसे गिरवी भी रख सकता था। शर्त ये थी जब तक वो लगान देता रहेगा। इस रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम जो कि 1820, आपको पता है 1817-18 में एंग्लो मराठा वार, तीसरी आंग्ल मराठा वार के तहत मराठा हरा दिए गए और उसी के तहत ये सारा महाराष्ट्र और बॉम्बे रीजन अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गया। इसकी वजह से 1820 से लेकर के 1830 के बीच में ये महाराष्ट्र और डेक्कन एरिया में आपको रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम के आ जाने की वजह से अब जो हार्डशिप्स फेस करनी पड़ेंगी भारतीय किसानों को, उसकी कहानी का ही एक कल्मिनेशन पॉइंट है, दैट इज़ द डेक्कन राइट। अब वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हुआ ये करता था कि ये जो पूरा का पूरा डेक्कन का इलाका है, वेस्टर्न घाट्स की पोजीशन होने की वजह से, वो जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं उसकी पोजीशन होने की वजह से रेन शेडो एरिया का काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पर रहता था। रेन शेडो एरिया का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून्स आते हैं और यहाँ पे पर्वत खड़े हैं तो उनकी जो विंड वर्ड साइड है, हवा की तरफ जो स्लोप है, वहाँ पे तो वर्षा होगी, लेकिन जो ऑपोजिट साइड की स्लोप है वहाँ पर उतनी वर्षा नहीं होती। तो ये बात तो तय है कि यहाँ पर रेन का फेलियर होता रहता था, तो ड्रॉट कंडीशंस बनी रहती थी। तो सूखा एक नॉर्मल सी बात यहाँ पर मानी जाती है डेक्कन के इलाके में। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि जब ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम के तहत आपको लगान फिक्स करना था, तो उसमें आपने ये कहा कि दो चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर कंसिडर की जाएगी वो है सॉइल की क्वालिटी, क्योंकि सॉइल की क्वालिटी जब तक कंसिडर नहीं की जाएगी तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सी सॉइल कितनी फर्टाइल है, कितनी नहीं। और जब तक सॉइल की फर्टिलिटी नहीं पता होगी, उसकी उपजाऊ क्षमता पता नहीं होगी, तब तक आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि किससे कितना लगान लेना है। तो सॉइल क्वालिटी पता लगाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए सॉइल क्वालिटी को असेस किया गया था। और सेकंड आस्पेक्ट ये है, एवरेज प्रोडक्शन निकाली गई थी। एवरेज प्रोडक्शन डिफरेंट क्वालिटी की सॉइल से डिफरेंट ईयर्स के तहत प्रोडक्शन को मापा गया और फिर देखा गया कि ऑन एन एवरेज कितनी प्रोडक्शन हो जाती है किस टाइप की सॉइल से। तो एवरेज प्रोडक्शन के बेसिस पर और क्वालिटी ऑफ द सॉइल के बेसिस पर यह माना जाता था कि रैयतवाड़ी लगान तय किया जाएगा। लेकिन हकीकत में इन कंडीशंस को दरकिनार किया जाता था और एस्केप किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, और लगान हमेशा बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके रखा जाता था। ऐसे में वो रेवेन्यू पे कर पाना किसान के लिए ऑलरेडी बहुत मुश्किल होता था, और ऊपर से कहीं अगर वर्षा फेल हो जाए, बरसात फेल हो जाए, तो एग्रीकल्चर बुरी तरह से सफ़र कर जाता था। ऐसे में इतने बड़े हुए लगान की दर और सेकंड कंडीशंस, वर्षा का यहाँ पर फेल हो जाना, ऐसे में उन किसानों की मदद करने के लिए एक ही सेगमेंट हमेशा से गाँव में इंपॉर्टेंट होता था, वो होता था गाँव का वणी, यानी कि मनी लेंडर। ये कस्टमरी सिस्टम होता था, परंपरागत एक सिस्टम होता था कि वणी पैसा दिया करता था किसानों को, क्योंकि शुरुआत से बात करें तो सुल्तनत पीरियड, उसके बाद मुग़ल पीरियड, उसके बाद ब्रिटिश पीरियड, इन पीरियड की अगर हम बात करें तो कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम तो नज़र नहीं आता। ऐसे में जो शाहूकार हैं या फिर जो मनी लेंडर हैं, सेठ हैं, यही सब अपना रोल प्ले करते थे पैसा लोन पे देने के लिए, और वणी से पैसा लिया जाता था। तो बड़े ये परंपरागत होता था कि वणी पैसा देगा, और वणी इसलिए देता था क्योंकि वणी का काम भी तभी चल रहा है जब तक खेती बाड़ी है। किसान बचा रहेगा तो वणी भी बचा रहेगा, और वणी है तो किसान भी बचा रहेगा, तो किसान के लिए वणी भी ज़रूरी था। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त रिलेशनशिप कस्टमरी वे में स्टैब्लिश हो रखा था। लेकिन अचानक से परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। वो क्या बदल जाती हैं उसको हम समझते हैं। 1832 से लेकर के 1834 के बीच में सूखा पड़ता है बड़े लेवल पर, और वणियों से पैसों की आवश्यकता पड़ती है किसानों को। जब किसानों को वणी पैसा देता है, उसके ऊपर वो काफ़ी एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है,
ये इम्यूनिटी पे अटैक चल रहे हैं, बट डोंट वरी, वी विल फाइट, है वी विल फाइट, तो कोई बात नहीं। 1832 और 1834 के बीच में सूखा पड़ा। ऐसे में वो जो वणी पैसा देते थे उसमें बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करते थे। एक समय में आदत ऐसी भी नज़र आती है कि 100 रुपये पे 2000 रुपया तो ब्याज ही था। कैन यू इमेजिन, द 100 रुपीज़ इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट जो अमाउंट है इट इज़ ऑफ 2000 रुपीज़। तो ये कैसे हुआ वो भी हम समझेंगे। इस चीज़ को आपने कंसिडर कर लिया। जैसे तैसे परिस्थितियाँ चलती रहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम कब आकर के प्रॉब्लमेटिक हुई? किसानों के बीच में पॉवर्टी है, फेमिन की कंडीशन चलती रहती है, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कब आई? 1861 का समय आया, अमेरिका में सिविल वॉर आई। और अमेरिकन सिविल वॉर का इस कहानी से क्या रिलेशन है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि ब्रिटिशर्स के वहाँ पे ब्रिटेन में 1760 से ही कोयले का उपयोग किया जाने लगा था पानी को उबालने के लिए। और उस उबलते पानी से जो स्टीम थी उसे चैनलाइज करके टरबाइंस घुमाई जाती थी और उन्हीं टरबाइन से मैकेनिकल पावर दे दी जाती थी। तो मैकेनाइजेशन हो गया, मशीन बेस्ड इंडस्ट्री आ गई। समय आगे बढ़ा, 1860 तक आकर के पूरा पीक पोजीशन तक चला गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन का। और ऐसे में पूरे विश्व भर में जो टेक्सटाइल प्रोवाइड किया जा रहा था वो ब्रिटिश इंडस्ट्रियों के द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में उन्हें थ्रेड चाहिए। थ्रेड कहाँ से बनता है? कॉटन से। तो कॉटन की भारी मांग थी ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, मैनचेस्टर, लंकाशायर, इन सारे एरियाज़ में। और वो कॉटन जो कि हाई क्वालिटी कॉटन है, जिसका अच्छा फाइबर लंबा निकलता है, वो है लॉन्ग फाइबर कॉटन, लॉन्ग स्टेपल कॉटन, जो कि अमेरिका से आता है। अमेरिका लगभग 75% कॉटन ब्रिटेन को सप्लाई करता था। ब्रिटिश व्यापारियों को, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्टों को शुरू से इस बात की प्रॉब्लम थी कि इतने बड़े लेवल पर किसी एक कंट्री पर डिपेंड होना ठीक नहीं। वो कंट्री अगर कल को कॉटन की सप्लाई रोक देती है तो ये सीधा सीधा हम पर एक स्ट्रेटेजिकल अटैक हो जाएगा। ऐसे में अभी विचार चल ही रहे थे और 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, सिविल वॉर। सिविल वॉर वो होती है जो एक देश के भीतर लगती है, जिसमें बाहरी ताकतों का कोई रोल नहीं होता। उसे गृह युद्ध के तौर पर हम जानते हैं। अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से 64 के बीच में चली। जैसे ही 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर ट्रिगर हुई, उस समय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ ने अपने जो सप्लायर थे कॉटन के, जिन यानी कि बड़े बड़े मर्चेंट हैं, उन्हें बड़े लेवल पर नई कंट्रीज़ एक्सप्लोर करने के लिए कहा कॉटन की सप्लाई के लिए। उनको बड़े लेवल पर उन्होंने पैसा भी दिया कि पैसा प्रोवाइड कराइए फार्मर को और हमें ला करके कॉटन दीजिए। ऐसे में भारत में डेक्कन का एरिया, द ब्लैक कॉटन सॉइल, इज़ वेरी फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन। वो बड़े बड़े ब्रिटिश मर्चेंट जब भारत आए, भारतीय बाज़ारों में बड़े बड़े इंडियन मर्चेंट थे। उन इंडियन मर्चेंट्स ने आगे संबंध बनाया भारत में अर्बन एरिया में रहने वाले मर्चेंट ट्रेडर प्लस मनी लेंडर के साथ, दैट इज़ शाहूकार के साथ। और उस शाहूकार ने वणियों के साथ संबंध बनाया गांव में। इस तरह से सारा का सारा पैसा चैनलाइज हो गया बड़े लेवल पे। किन तक? किसान तक। वो किसान जिन्हें अब तक फंड बहुत डिफ़िकल्टी से अवेल हो रहे थे वणियों के थ्रू, वही किसानों को बहुत ही हाई लेवल पर अमाउंट मिलनी शुरू हो गई वणियों के थ्रू। क्यों? क्योंकि कॉटन में बूम आएगा। क्यों आएगा कॉटन का बूम? बड़े लेवल पर ब्रिटिश इंडस्ट्री को कॉटन की रिक्वायरमेंट है, जो अमेरिका से आनी अब मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर गृह युद्ध लग चुका है। ऐसे में इंडियन डेक्कन फार्मर्स को मोटिवेट करना है कि वो कॉटन लगाएं। उसके लिए कॉटन लगाना एक कैश क्रॉप है, महंगी फसल है। उसके लिए कई तरह के आपको बीज की ज़रूरत है। सेकंड, आपको इरिगेशन का नेटवर्क चाहिए होता है। थर्ड, आपको बड़े लेवल पर गाय, भैंस, बैल सब कुछ चाहिए होता है, हल चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें आपको एज ए एग्रीकल्चरल इनपुट के तौर पर लेनी है। ये सब फॉलो नहीं हो सकता ऐसे किसान समाज में, जो समाज बड़ी मुश्किल से अपने खान पान को पूरा कर रहा है कर्जे पे पैसा लेकर के। तो जब तक उन्हें एडवांस लोन नहीं देंगे ये नहीं हो पाएगा। अचानक से किसान के हाथों बहुत पैसा आने लगा और रिकवरी का भी डर नहीं था वणी को, क्योंकि वणी को पता था कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा कॉटन का प्राइस मिल रहा है। यहाँ पर अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि वणी ने बड़े लेवल पर एडवांस दिया फार्मर को। फार्मर ने अपने लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर दिया कॉटन फार्मिंग को। सबसे पहला नुकसान तो उसको अब ये होगा कि जिस खेत में वो पहले फूड क्रॉप उगा रहा था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अब उससे सीधा सीधा कॉटन फार्मिंग को दे दिया है। तो वो अब आने वाले समय में अनाज से भी वंचित हो जाएगा, फूड ग्रेन से भी डिप्राइव हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया वो कॉटन को कंट्रीब्यूट कर जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि वो इस कॉटन की बूम में आ करके इतने बड़े लेवल पर एडवांस लोन्स ले जाएगा इस उम्मीद में कि वो वापस कर देगा, जो उसे पता नहीं है कि बहुत जल्दी ये सप्लाई ऑफ द मनी रुक जाने वाली है। 1864 आया, बड़े सारे के सारी अमेरिकन सिविल वॉर ख़त्म हो गई।
वापस से ब्रिटिशर्स को, क्योंकि क्लोजनेस पड़ती है अमेरिका के साथ, कल्चर लगभग सेम है, फिर लॉन्ग स्टेपल कॉटन है, वापस से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ ओरिएंट हो गई किसकी तरफ, अमेरिका की तरफ। वहाँ से फिर से कॉटन की बहाली स्टार्ट हो गई, इंडियन कॉटन की मांग एकदम से गिर गई। जो बड़े मर्चेंट इंग्लैंड से आए थे वो बड़े मर्चेंट वापस चले गए, जो भारतीय बड़े मर्चेंट को उन्होंने पैसा दिया था वो पैसा वापस खिंच गया। बड़े मर्चेंट ऑफ इंडिया के बड़े मर्चेंट ने पैसा साहूकार से वापस खींचा, साहूकार ने पैसा वणी से वापस खींचा, और अब वणी वही पैसा वापस चाहता है। तो पुराना पैसा वापस चाहता है प्लस नया पैसा दे नहीं रहा। और इस समय में अब कॉटन लगा करके बैठा हुआ है किसान, उस कॉटन की कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत नहीं है। उसके लिए उसने बहुत भारी पैमाने पर लोन ले रखा है, जो लोन वो तभी पे हो पाएगा जो उस कीमत पर अगर उसका कॉटन बिकता है। और जो पहले हाई कीमत पे कॉटन बिक रहा था उसका भी फ़ायदा उस किसान को नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि सारा फ़ायदा मिडलमैन उठा रहे थे। आप देखिए कितने मिडलमैन इन्वॉल्व हैं, अमेरिकन बिग मर्चेंट, इंडियन बिग मर्चेंट, देन इंडियन साहूकार, देन इंडियन विलेज मनी लेंडर दैट इज़ द वाणी। चार लेवल पर मिडलमैन इन्वॉल्व हैं। तो जो कॉटन बूम का असल फ़ायदा था, आप कह सकते हैं, मुझसे तर्क कर सकते हैं कि सर कॉटन बूम के समय किसान ने पैसा क्यों नहीं सेव करके रखा, क्योंकि उसकी फसल की अच्छी कीमत मिल रही थी। वो जो कॉटन की इतनी अच्छी कीमत थी उसका फ़ायदा ये 4 मिडलमैन लेकर के गए, वो भी फ़ायदा उस समय तक फार्मर तक पेनिट्रेट नहीं हुआ। ऐसे में जब फार्मर ने उस बूम की उम्मीद में इतने बड़े लेवल पर एडवांस लेकर के खेती कर ली कॉटन की, अब उस कॉटन की कोई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत नहीं रह गई, उसे कोई उठाना चाहता नहीं है। और सेकंड, पिछला लोन वापस मांगा जा रहा है मड़ी के द्वारा, नया लोन दिया नहीं जा रहा है। और नई खेती, अब नया किसान दोबारा से खेती तभी बीज पाएगा अगर वो इनपुट पे कर पाए। इनपुट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ऊपर से अपने खेत उसने डिवोट कर दिए कॉटन के लिए, फूड ग्रेन भी नहीं लगाया। यहाँ तक हालात आ रखे हैं कि फूड ग्रेन भी अब उसे मार्केट से परचेज़ करना पड़ रहा है। बहुत ज़बरदस्त परेशानी उस पर आन पड़ी है। आई बात समझ में? और ऐसे में आएगी सबसे भारी मार जो उसने सोची नहीं थी, क्योंकि रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम में ये कहा गया था कि एवरी 30 ईयर इसे रिवाइज़ किया जाएगा। 1820 1830 के बीच में ये आया था और 1867 में ये पेंडिंग था कि इसे रिवाइज़ करना है। गवर्नमेंट ने 1867 में इसे रिवाइज़ किया, बड़े पैमाने पर रेवेन्यू की दरें और बढ़ा दी, क्योंकि गवर्नमेंट ने असेसमेंट की उस बेसिस पे जो 1861 से 1864 के बीच में कॉटन का बूम चल रहा था। उस बूम के हिसाब से उसने असेसमेंट करके वो असेसमेंट के बेसिस पर बढ़ा हुआ रेवेन्यू लगा दिया, जबकि अब पर्टिकुलरली कॉटन बूम है ही नहीं, कॉटन बूम जा चुका है। अब तो किसान को लाले पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सिस्टम जो चेंज हो गया, आज का भारत का किसान जो था वो इंटरनेशनल इकोनॉमी का पार्ट बन गया था, ग्लोबल इकोनॉमी का। आपने देखा कैसे ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बनने की वजह से वो सफ़र हुआ। सेकंड, वो मॉनेटरी इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है। मुगलों के समय में और लोकल रूलर के समय में क्या होता था, मान लीजिए आपने अनाज पैदा किया है खेतों में और 5 ढेरी अनाज हुआ है, तो मुगलों का ये शेयर हुआ करता था कि 2 ढेरी अनाज हमें देना, 3 ढेरी तुम्हारा। अब ऐसे में कोई इशू नहीं था। लेकिन जब हम मॉनेटरी सेंस में देखते हैं, सपोज़ कीजिए कि अगर हम मुगलों का सिस्टम फॉलो करें तो 2 ढेरी अनाज जो है वो आपको 2 माउंड अनाज आपको दे देना है। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने अनाज असेस कर लिया और उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू तय कर ली है मार्केट के हिसाब से। तो 2 माउंड अनाज बन रहा है 1000 रुपये का आज की डेट में। तो ब्रिटिशर्स ने उस हिसाब से 1000 रुपये आपके ऊपर रेवेन्यू लगा दिया। लेकिन आने वाले समय में बड़े लेवल पर फसलों की कीमत गिर चुकी है और उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 माउंड की कीमत जस्ट 500 है। ऐसे में ब्रिटिशर्स की वो 1000 रुपये की मांग पूरी करने के लिए आपको 4 माउंड अनाज कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर 1000 रुपये पूरा होगा। मतलब 5 माउंड में से, 5 ढेरियों में से आपके पास कितनी बची, जस्ट 1 ढेरी। 4 ढेरी तो चली गई 1000 रुपये पूरा करने में ही। ये होता है जब मॉनेटरी सेंस में असेसमेंट हो जाती है। तो अल्टीमेटली पहले 5 ढेरी में से 2 ढेरी देना था। बाज़ार की कीमत पर आप डिपेंड करते ही नहीं थे। बाज़ार में फसल की कीमत कुछ भी हो, अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अब आपकी फसल की कीमत बाज़ार की कीमत से जुड़ गई है और उसके बेसिस पर पहले की जो कीमत चल रही थी उस हिसाब से 2 ढेरी का अमाउंट तो ठीक है 1000 रुपये बन रहा था, लेकिन अब गिरी हुई कीमतों में तो 4 ढेरियों का अमाउंट 1000 रुपये बनता है। आपकी जेब में क्या बची, 1 ढेरी। तो अनाज के लाले पड़ गए, ऊपर से सूखा पड़ा हुआ है, फूड की कमी होने की वजह से माल न्यूट्रिशन की वजह से बीमारियां ज़्यादा पकड़ रही थी। इस समय प्लेग कोलरा बहुत नॉर्मल था और इस तरह से जब सूखा पड़ा हो, अनाज की कमी हो और ऊपर से महामारियां फैली हों, इसी को दुर्भिक्ष कहा जाता है, अकाल कहा जाता है, फैमिन कहा जाता है। तो फैमिन बहुत ही रेकरेंट हुआ करते थे। तो मार्केट प्राइस गिर जाना फसलों के, ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हो जाना, मॉनेटरी इकोनॉमी का पार्ट बन जाना, फैमिन बार बार स्ट्राइक करना, बीमारियां फैलना, माल न्यूट्रिशन, ये सारे दक्कन के लोगों की दुविधा का कारण बना हुआ था। और ऐसे में 1867 में सरकार के द्वारा जब ये बढ़ी हुई रेवेन्यू दर लागू की गई, जनता बिल्कुल भी पे करने की कैपेसिटी में नहीं थी। सरकार बहुत रिजिडली इसे रिकवर करती थी। पहले की भारतीय शासकों के समय में ये हुआ करता था कि जब भी अकाल पड़ता था, दुर्भिक्ष पड़ता था, सूखा पड़ता था, तब आप किसान को थोड़ा बहुत मॉरेटेरियम दे दिया करते थे, थोड़ी बहुत रियायत दे दिया करते थे।
इतनी कहानी में समझ में आई? चलिए, अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि ये बहुत ही रिजिडली इसे वसूला करते थे। 1867 का समय आ गया, किसानों के द्वारा ये कहा गया कि हम बढ़ा हुआ रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे। सरकार बहुत ही रिजिड थी कि आपको देना पड़ेगा, असेसमेंट गलत हो रखा था। ऐसे में ये वणी के पास गए। वणी पैसा देना नहीं चाहता था। वणी यानी कि मनी लैंडर और किसानों के बीच में थोड़ी बहुत टसल चलती रही। वणी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया और वो पैसा रिकवर करने लगा, किसान नहीं दे पा रहा था। ये टसल चलती रही और 1874-75 में एक फुल फ्लेजेड सोशल बाइकॉट और फिर बाद में अग्रेरियन राइट के तौर पर ये कन्वर्ट हो गई। देखिए, ऐसा माना जाता है कि सूपा विलेज से इसकी शुरुआत हुई। सूपा विलेज और कहीं कहीं पे से टाउन भी कहा गया है, ओके। और कई जगह पर लिखा गया है कि इसकी शुरुआत करदा से हुई। तो सूपा करदा ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पूना और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था, महाराष्ट्र में। ये बात एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुद्दे की बात है कि शुरुआत इस तरह से हुई कि सोशल बाइकआउट कर दिया जाएगा, यानी कि ये कहा गया कि ये जो वाणी हैं ये आउटसाइडर्स हैं, ये गुजराती हैं या मारवाड़ी हैं, और ये गुजराती मारवाड़ी आउटसाइडर आकर के हमें नोच रहे हैं, लूट रहे हैं। ऐसे में कहा गया इनका सोशल बाइकआउट क्यों, नाई धोबी बंद कर दो। मतलब शू मेकर, नाई, धोबी, कोई इन्हें किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई इनके खेतों में काम नहीं करेगा, कोई इनकी शॉप से किसी तरह का सामान परचेज नहीं करेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मुहिम जो चलाई गई, शुरुआत में से सोशल बॉयकॉट करा गया, धीरे धीरे ये बाकी के गांव में फैल गई और ये कब एक एग्रेरियन राइट बन गई किसी को पता ही नहीं चला। इसका 6500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैलाव था और ये लगभग 30 बड़े गांव कवर करने वाली मूवमेंट थी। धीरे धीरे जब ये फैली और ये एग्रेरियन राइट बनी तो इसने इस तरह से रूप ले लिया कि इसमें मनी लैंडर और शहर में रहने वाले शाहूकार, तो वणी और शाहूकारों के दफ्तरों पे, दुकानों पे, उनके गोदामों में छापे मारे और वहाँ जाकर के उनकी जितनी भी डीड हैं, एग्रीमेंट हैं, पट्टे और डिक्री, उनको वही खाते रिकवर किए गए कि उनको रिकवर करके जला दिया जाए। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट थी। लेकिन जिस समय भी शाहूकार या फिर वणी मना करता था कि वो ये नहीं देगा, तब उसके घर, गोदाम, दुकानें जलाई जाती थी और उन्हें भी मारा पीटा जाता था, होस्टेज भी बनाया जाता था। लेकिन इसका मेन अटैक इसी चीज़ पर था कि सारा का सारा आधार इन्हीं वही खातों में टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो शाहूकार है और वो जो मनी लैंडर है, जब हम उसका इतना एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वो हमसे जब इन पट्टों पर साइन कराता है, इन अग्रीमेंट्स पर, इन बही खातों पर साइन कराता है, उसके तहत सबसे पहले वो हमारा घर, फिर हमारी ज़मीन, हमारे जानवर, पशु, हल, और फिर हमें और हमारे बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाता है। बारी बारी वो हमें कॉन्फिस्केट करता चला जाता है और हम धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर से एक बॉन्डेड लेबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सब होता है इन बही खातों की वजह से। बही खातों को जला दिया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए ये मुहिम बही खातों को जलाने के विरुद्ध थी और इसमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अटैक नहीं हो रहे, ये मनी लैंडर्स के अगेंस्ट की जा रही थी। 1874 में शुरू हुई ये मूवमेंट 1875 में बहुत भयावह रूप ले गई। शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार इसको बिल्कुल भी ध्यान से कंसिडर नहीं कर रही थी। उसका मानना था कि ये बहुत ही छोटी मूवमेंट है। लेकिन समय आगे बढ़ा, भारत की सरकार यानी कि उस समय की ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र सरकार को प्रेशराइज़ किया कि आप इसे ध्यान से कंसिडर करिए। फिर महाराष्ट्र सरकार को ध्यान देने की वजह से डेक्कन कमीशन बनाना पड़ा। डेक्कन कमीशन की रिपोर्ट आई और उसमें ये माना गया कि ये बात सही है, मनी लैंडर के द्वारा बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जा रहे थे, और ये भी बात सही है कि रेवेन्यू असेसमेंट थोड़ा वेग हुआ है, गलत हुआ है। जब ये माना गया तो 1878 में डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पास हुआ और उस डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट में ये कहा गया कि किसान जो हैं उनको किसी भी सूरत में अगर वो रेंट, इंटरेस्ट या लोन वापस नहीं कर पा रहे तो अरेस्ट या इम्प्रिजन नहीं किया जाएगा। बढ़ा हुआ रेवेन्यू जो है, जो असेसमेंट है, उसे मॉडरेट किया जाए और उसे वापस लिया जाए, ये दूसरी कंडीशन है। और किसी भी तरह के फूल एक्ट या गलत अग्रीमेंट, डीड या डिक्रीज़ नहीं साइन कराए जाएंगे मनी लैंडर के द्वारा। और किसानों की इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें एडवांस लोन नहीं दिया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर अगर वो शर्तें पूरी करता है एडवांस लोन डिनाई नहीं किए जाएंगे। ये सारी शर्तें उसमें पास की गई और किसानों को एक लेवल पर प्रोटेक्शन वहाँ पर मिली हैं। यही है 1875 का डेक्कन राइट, जिसके हर ग्राउंड को मैंने क्लियर कर दिया। अगर यहाँ पर बात करें तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो ये मनी लैंडर के अगेंस्ट था। लेकिन अगर आप मेरे साथ थोड़ा डीपली चले तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से देखिए। इस राइट के बारे में ये कहा जाता है कि इस राइट ने जो अंग्रेज़ों के आने के पहले का एक कलेक्टिव सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन था, पूरे गांव का एक जो कलेक्टिव सिस्टम हुआ करता था रेवेन्यू कलेक्शन का, उसे ब्रेक कर दिया। ये लाइन क्यों कहा जाती है? देखिए, हुआ ये करता था कि पहले पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी, गांव एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट किया जाता था। उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए और उन्हें वो रेवेन्यू पे करना होता था अंग्रेज़ों को। ऐसे में जो वणी है वो परंपरागत तौर पर गाँव से जुड़ा हुआ है और वो वणी
गांव की ऑर्गेनाइजेशंस के अधीन है, जैसे गांव की पंचायतों के जैसे जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव बॉडी को आंसरेबल है, अधीन है, उसके एक परंपरागत संबंध है। लेकिन ऐसा माना गया कि ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश होने के बाद इंडिया की ये जो लोकल बॉडीज़ थी, ये जो परंपरागत संस्थाएं थी, इन्हें धीरे धीरे ख़त्म किया गया। न्यू लॉ कोर्ट्स, न्यू तरह की पुलिस स्टेशंस, न्यू जुडिशियल सिस्टम, न्यू एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। और उसने जो पहले के एग्जिस्ट कर रहे भारत में क्लास सिस्टम था, अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा सिस्टम है, उसे बहुत ही स्ट्रांगली कास्ट सिस्टम में और स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथन किया, जिसमें उसने वणी यानी कि अपर कास्ट को कुणबी यानी कि लोअर कास्ट यानी कि कल्टीवेटर के विरुद्ध कर दिया। इसमें उसने वणियों को सपोर्ट किया, वणी को लॉ कोर्ट्स के थ्रू, जुडिशियल सिस्टम के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के थ्रू सपोर्ट किया। क्यों ऐसा किया गया होगा? देखो, ध्यान से देखो, अंग्रेजों को पता है कि हम बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट रेवेन्यू चार्ज करेंगे, और किसान में ये रेवेन्यू पे करने की कैपेबिलिटी सिर्फ तब आ सकती है अगर उन्हें कोई पर्सन मनी लैंड करने को तैयार हो, और मनी लैंडर यहाँ पर वणी है, तो वणी मनी लैंड करे। लेकिन वणी किस इंटरेस्ट में ये मनी लैंड करेगा? वणी इस इंटरेस्ट में मनी लैंड करेगा कि वणी किसी भी लिमिट तक जा सकता है इंटरेस्ट चार्ज करने में, पहली बात। और दूसरी बात, वणी को हम ये अश्योरेंस देंगे कि वणी जब इस लेवल पर इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाएगा अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर, तो एक समय के बाद वो किसान को बंधुआ बना सकता है, उसके पशु और बाकी धन को कन्फिस्केट कर सकता है, उसके लैंड और प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। तभी वणी को कॉन्फिडेंस आएगा कि उसका पैसा और उसका इंटरेस्ट मरेगा नहीं, किसी भी ग्राउंड पर कवर होगा। और ये सब तब होगा अगर हमारी नीतियाँ और हम वणी का समर्थन करेंगे। तो एक तरह से ये अपने दबे हुए इंटरेस्ट अंग्रेजों के, जिसमें उन्हें पता था कि हमारा इतना हाई लेवल का रेवेन्यू तभी पे होगा अगर कोई ना कोई शाहूकार किसानों को पैसा देगा। शाहूकार किसानों को पैसा तब देगा अगर शाहूकार को सिस्टम के थ्रू सिक्योरिटी मिल जाएगी कि शाहूकार को रिकवरी में कोई तंगी या परेशानी नहीं आएगी, और इसके तहत हमारा सिस्टम चलता रहेगा, शाहूकार हमारे अधीन होकर के काम करेगा और प्रोसेस बना रहेगा। अल्टीमेटली अगर इस सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिस्टम ने क्या किया, भारत के जो परंपरागत रिश्ते हुआ करते थे किसान के बीच में और वणी के बीच में, वो तोड़ के रख दिया। वणी और किसान बहुत दूर कर दिए गए। और आपको मैं आज एक बात बता दूँ, अगर बहुत डीप जाते हो और यूपीएससी लेवल पे एमसीक्यू में ये स्टेटमेंट आती है, तो डेक्कन राइट्स में किसानों का दुख इस बात को लेकर के नहीं था कि रेवेन्यू असेसमेंट आपने बहुत कर दिया, इस बात को लेकर के नहीं था कि बहुत एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज किए गए। दुख इस बात को लेकर के था कि वणी हमारा प्लाइट हो रहा था, बच्चे भूखे मर रहे थे, अकाल फैला हुआ था, हम महामारी से मर रहे थे, और वणी इतना इनसेंसिटिव था हमारी परिस्थितियों के बदले कि हम गिड़गिड़ा रहे थे और ये पैसा नहीं दे रहा था, क्योंकि इट वॉज अ कस्टमरी रिलेशन बिटवीन द कुणबी एंड द वणी कि वणी को पैसा देना है, लेकिन वणी इतना इनसेंसिटिव हो गया कि पैसा नहीं दे रहा था। तो ये वणी के स्टैंड स्टिल एटीट्यूड, इनसेंसिटिव बिहेवियर के अगेंस्ट एक तरह का विद्रोह था। ये बात आपको याद रखनी है। फाइनली डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट में ये प्रोविज़न आया कि किसी भी कीमत पर इंटरेस्ट किसी भी टाइम पे और किसी भी स्टेज में प्रिंसिपल से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 100 रुपये का इंटरेस्ट 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बात का आपको ख्याल रखना है। जैसे 100 रुपये का इंटरेस्ट 1000 रुपया हो गया था। आई बात समझ में? दैट इज़ ऑल अबाउट द डेक्कन राइट्स। और मैं पहले भी इसे एनसीईआरटी के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ जब हमने पीजेंट्स और ट्राइबल्स पढ़े हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और वसुदेव बलवंतराव खड़गे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा फादर ऑफ द नेशन, तो आप जानते हैं कौन है भाई? मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूँ, फादर ऑफ द आर्म्ड रिबेलियन कौन है? किसने भारत को ये कहा कि हथियारबद्ध विद्रोह होना चाहिए? आर्म्ड रिबेलियन। किसने बोला कि सशस्त्र हथियारबद्ध विद्रोह करिए? फादर ऑफ द इंडियन पैट्रियोटिज्म कौन है? फादर ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कौन है? वासुदेव बलवंतराव खड़गे। दिस इज़ द नेम। नहीं सुना ना? 30 साल का एक युवक जो 37 साल में अनशन, फास्ट अनटू डेथ करके अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए, जिन्हें हम शहीद कहते हैं, वॉज अल्टीमेट पर्सनैलिटी इन द इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। महाराष्ट्र थाने में जन्म हुआ इनका। अच्छी लेवल की एजुकेशन ली और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से शुरुआती ग्रेजुएट्स में से एक ग्रेजुएट ये भी हैं। जिस समय ये इस तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में गए, उस समय ये खुद मिलिट्री पब्लिक फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, और ये कई तरह के सरकारी दफ्तरों में काम कर चुके थे। इनके पास अल्टीमेट जॉब्स हुआ करती थी, एजुकेशन भी इनके पास अच्छी थी। इनका ये मानना था कि भारत में किसान की ये जो परिस्थिति है, इंडियंस की ये जो हालत है, इसका जिम्मेदार सिर्फ टैक्स कम करा लेना, इंटरेस्ट कम करा लेना, शाहूकार को सज़ा दिला लेने में नहीं है। सिस्टम करप्ट हो चुका है, और पूरे सिस्टम को गलत करने का आधार है एक एलियन रूलर।
विदेशी ताकत जब तक भारत में शासन करेगी तब तक भारत का किसान सफ़र करता रहेगा। तो इनका मुद्दा ये था कि सबसे ज़रूरी ये है कि हम इस विदेशी ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकें। जब तक ये विदेशी ताकत उखड़ के नहीं जाएगी, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक हमें अपनी सेल्फ डिग्निटी का सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक हम किसी भी लेवल पर कोई बेनिफिट अपने लिए अचीव नहीं कर सकते जो कि लॉन्ग टर्म होगा। हमें सिर्फ थोड़े बहुत कंसेशंस दिए जाएंगे जो किसी न किसी रीज़न से फिर से ख़त्म कर दिए जाएंगे। ऐसे में ये वासुदेव बलवंतराव खड़गे थे जिन्होंने पहली बार स्वराज की बात की, इन्होंने राष्ट्रवाद की बात की, इन्होंने आज़ादी की बात की, इन्होंने अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने की बात की। इसके लिए इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक एक्ट बनाया, सिस्टमेटिक एक्शंस लिए। 1876-78 आपको सभी को पता है कि अभी अभी दक्कन के राइट हुए हैं। उसके बाद 1876 से 78 के बीच में फिर से महाराष्ट्र में सूखा पड़ना शुरू हुआ, फिर से अकाल पड़ा। वासुदेव बलवंतराय खड़गे इन चीज़ों को नहीं देख पाए, पूना गए, अपना सेंटर ऑफ एक्शन उसे बनाया और उसके बाद इन्होंने देखा कि हमें रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करनी होगी, हथियारबद्ध तरीक़ों से अंग्रेज़ों को घेरना होगा। लेकिन उसके लिए इन्हें उस समय के अपर कास्ट और अच्छे वेल फ्लरिश्ड सेक्शन ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो इस तरह का कोई भी आर्म्ड रिबेलियन नहीं चाहते थे। इसकी वजह से इन्हें लोअर कास्ट का सपोर्ट लेना पड़ा। तो आपको याद रहे वासुदेव बलवंतराव खड़गे को सपोर्ट लोअर कास्ट के थ्रू आया। अब जब बड़ा वर्ग साथ नहीं दे रहा है तो पैसा भी नहीं होगा, तो पैसे के लिए इन्होंने बैंडिट्री की। तो इन्हें एक बैंडिट्री ग्रुप का लीडर भी माना जाता है, इन्हें बैंडिट्स भी कहा जाता है, अंग्रेज़ों की किताबों में इन्हें डकैत कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजी दफतर, उनकी ट्रेनें, उनके ट्रेजरी को लूटना शुरू किया और उस पैसे से ये दो काम करते थे। पहला तो अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते थे, और दूसरा जिन भी इलाकों में अकाल पड़ा होता था उन किसानों की जाकर के मदद करते थे। एक रॉबिन हुड टाइप कैरेक्टर इनका माना गया है। ये बचपन से ही जिम का शौक़ रखते थे, रेसलिंग का शौक़ रखते थे, अखाड़ों में जाते थे, और बड़े होकर के भी जो मैं एज बता रहा हूँ इनकी, जिस समय में ये सब कर रहे हैं, किसी दिन भी इनका जिम नहीं छूटता था। मतलब व्यायाम, एक्सरसाइज, बॉडी इनकी, इनको गंदमा शरीर था और बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये लोगों को भी कहते थे कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। पहले वेल स्ट्रक्चर बॉडी ही रेवोल्यूशन कर सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। कमज़ोर दुबला नहीं दिखना जरूरी। ओके, इसके तहत इन्होंने अपनी एक टास्क फोर्स बनाई और ये भारत में पहली रेवोल्यूशनरी फोर्स या ग्रुप के तौर पर जानी गई। जैसे आगे आने वाले समय में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बनाएंगे, आप देख सकते हैं लगभग 70-80 साल पहले वासुदेव बलवंतराव खड़गे के द्वारा क्या बनाया गया, रामोशी पीजेंट ग्रुप, या इसे रामोसिस पीजेंट ग्रुप कहा जाता है। इसमें भील थे, इसमें कोली ट्राइब थी, इसमें धंगर ट्राइब थे। तो धंगर ट्राइब, भील ट्राइब, कोली ट्राइब के लोगों को लेकर के इन्होंने रामोसी पीजेंट ग्रुप बनाया। इस रामोसी पीजेंट ग्रुप के तहत 4 डिफरेंट फ्रंट क्रिएट किए गए। इन्होंने देखा कि किसानों की अज्ञानता, इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस ही उनके इस परिस्थिति का आधार है कि उन्हें जो अल्टीमेट लेवल पर र्यून किया जा रहा है मनी लेंडर के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा और सरकार के द्वारा, क्योंकि उन्हें लॉ के तहत अपने अधिकारों का पता नहीं, वो कोर्ट केसेस फाइट कर नहीं पाते, उन्हें पता नहीं है कि लॉ ऑफ द लैंड होते क्या है। इसके लिए इन्होंने पुरजोर समर्थन दिया इस बात का कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 फ्रंट पे अपने आप को डिवाइड किया और पहले फ्रंट का काम लगाया कि स्कूल में जाओ, सब लोगों को बताओ राष्ट्रवाद क्या होता है। बच्चों से लेकर के बड़ों तक, स्कूल और हाई स्कूल तक जा करके आपने लोगों को बताना है कि रेवोल्यूशन क्या होता है, पेट्रियोटिज़म क्या होता है। ऐसा लग रहा है जैसा जर्मनी में हिटलर के द्वारा कुछ किया जा रहा है, ऐसा सिस्टम ऑब्जर्व हो रहा है। तो स्कूल लेवल से ट्रेन करने की बात की। दूसरे ग्रुप को ये कहा कि गली मोहल्ले घूमो, गली मोहल्ले गांव जाओ, नगाड़ा बजाओ, ढोल बजाओ, और हर जगह तुम्हें लोगों को बताना है राष्ट्रवाद क्या होता है, पेट्रियोटिज़म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, आज़ादी क्यों ज़रूरी है, स्वराज क्यों ज़रूरी है। तीसरे ग्रुप को कहा कि आपकी जिम्मेदारी है किसानों को अवेयर करो, उनके अधिकार बताओ, फार्मर के क्या राइट्स होते हैं। और चौथे ग्रुप को कहा कि आप कोर ग्रुप हैं, आपको तय करना है कि कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां होंगी, रेवोल्यूशन के फ्रंट पर हम क्या क्या रेवोल्यूशनरी कर सकते हैं। और ये खुद एक थाली तांबे की, और मतलब मेटल की, तांबा एग्जैक्ट नहीं, मेटल की थाली और एक डंडा लेकर के बजाते हुए घूमते रहते थे, लोगों को बताते थे कि सभी लोग शनिवार वाड़ा में इकट्ठा हो जाना, शनिवार को या संडे को, आज़ादी क्या होती है, राष्ट्रवाद क्या होता है, स्वराज क्या होता है, ये मैं वहाँ बताऊँगा अपनी स्पीच में। बड़े लेवल पर स्पीच देने लगे, लोगों का हुजूम इनके अराउंड जुड़ने लगा, इनका एक ऑरा बनने लगा, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग लेवल पर इनके चारों ग्रुप काम करने लगे। अंग्रेज थरथरा गए कि ये तरीका बहुत खतरनाक है। स्कूल लेवल से लेकर के गलियों नुक्कड़ तक, गांव तक, किसानों तक, और फिर रेवोल्यूशनरी ग्रुप बना करके ये काम कर रहे हैं। इट इज़ अल्टीमेट। इसके लिए इन्होंने पूना सभा का भी गठन किया, जो सीक्रेट सोसाइटी के तहत काम करती थी। इन्होंने देखा कि ओपनली काम करना इतना ईजी नहीं, ये सारी गतिविधियाँ चल रही थी
ऐसे में अंग्रेजों ने 1879 में इनको उठा लिया। इतना भयभीत थे अंग्रेज, पूना मैजिस्ट्रेट के द्वारा इन्हें सज़ा दी गई लाइफ टाइम सेंटेंस की, उम्र आजीवन कैद की। इन्होंने कहा आजीवन कैद मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मौत की सज़ा चाहिए, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, ये इट इज़ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू मी, ऐसी इंसल्ट तुम एक रेवोल्यूशनरी की नहीं कर सकते। उसके बाद इनको अंग्रेज इतने भयभीत थे कि इन्हें भारत से उठा करके सीधा यमन भेज दिया, अदन की जेल में। भारत की किसी जेल में भी नहीं रखा, क्योंकि अगर इन्हें अरेस्ट करके ले जाएंगे, अंग्रेज डरते थे क्रांति हो जाएगी, हुजूम का हुजूम उमड़ पड़ेगा और आज ही के दिन हमारा टंटा साफ हो जाएगा। ऐसे में उठा के इन्हें अदन की जेल भेजा गया। अदन की जेल में इन्होंने के बारे में एक लीजेंड मैन फेमस है, अदन की जेल में इन्होंने सलाखें तोड़ करके जेल से बाहर निकल गए। इतना दम था, इतना जिम बॉडी इतनी फिट थी कि सलाखें खोल करके बाहर निकल गए और फिर इन्हें पकड़ लिया। और जब फिर इन्होंने पकड़ा तो इन्होंने भूख हड़ताल कर दी। इन्होंने कहा पहले तुमने मुझे वहाँ पे केस चलाया अन्याय, वहाँ से मुझे तुम अदन ले आए ये भी अन्याय, और यहाँ से अब मैं अपने दम पर निकला हूँ फिर पकड़ लिया तुमने ये भी अन्याय। मैं फास्ट अनटू डेथ करता हूँ, अनशन। तो 1883 में अनशन करते हुए शहादत को प्राप्त हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक, बंगाल से बिपिन चंद्र पाल, पंजाब से लाला लाजपत राय, ये तीन लाल बाल पाल की ये जोड़ी जो 1920s में बहुत फेमस हुई रेवोल्यूशन के लिए, ये प्रभावित थे वासुदेव बलवंत राव खड़गे से। यानी कि वासुदेव बलवंत राव खड़गे फोर रनर माने गए हैं बाल गंगाधर तिलक के। और जो भाषाएं, जो वाणी और जो रेवोल्यूशनरी स्टांस इन्होंने लिया 1925 से 1930 के बीच में, यही रेवोल्यूशनरी स्टांस हुआ करता था भगत सिंह का। ये अल्टीमेट एस्पेक्ट है। तो दैट्स वाई ये एक ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में भारत में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है बट ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। आज आपको इनके बारे में पता लग गया, इन्होंने कैसा स्टांस अपनाया, कैसे काम किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो सत्याग्रह है, देखिए विद्रोह से विरोध से सीधे आगे सत्याग्रह 1900 के आगे 1915 अफ्रीका में लंबे समय तक सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद भारत 1915 7 से 9 जनवरी के बीच में महात्मा गांधी का पदार्पण हो गया। एडवेंट ऑफ द गांधी, जो अभी मोहनदास करमचंद गांधी हैं, अभी हम उन्हें महात्मा और बापू की उपाधि देंगे और आपको पता लगेगा ये किसने दी और ये कब दी। 1915 में जो उनका भारत में एडवेंट हुआ 7 से 9 जनवरी, प्रत्येक साल भारत सरकार इसे प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाती है। क्यों मनाती है? क्यों इंटरनेशनल लेवल पर जो सिटीजन्स हमारे रहते हैं उनको रिस्पेक्ट देती है, डिग्निटी देती है, कमेमोरेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि इस दिन भारत वापसी हुई थी गांधी जी की। ये भी एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस इन्हीं दिनों में क्यों मनाया जाता है, जनवरी में? क्योंकि स्वयं गांधी जी की वापसी हुई थी इन दिनों के दौरान। गांधी जी जब वापस आए, गांधी जी ने तय कर लिया कि मैं किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट का भी हिस्सा नहीं बनूंगा। ये भी MCQ है कि मैं किसी पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि भारत की ज़मीनी हकीकत क्या चल रही। वहाँ रहते हुए ही वो भारत की हकीकतों से वाकिफ़ थे, लेकिन वो भारत आ करके भारत की ज़मीनी हकीकत को समझना चाहते थे। वो देखना चाहते थे पॉलिटिकल ग्रुप यहाँ पर कैसा काम कर रहे हैं। वो देखना चाहते थे कि यहाँ के लोग पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं तो किस आधार पर जुड़ते हैं। तो वो लगातार भ्रमण कर रहे थे इधर उधर चारों दिशाओं में भारत आने के बाद। लेकिन कांग्रेस के सेशंस वो अटेंड कर रहे थे। हर साल उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ करता था अलग अलग एरिया में, जिसमें अगले साल क्या किया जाएगा उसके रिलेटेड एजेंडा तय किया करता था। इस तरह से कांग्रेस के सेशंस वो अटेंड कर रहे थे। इन्हीं में से एक बहुत फेमस सेशन है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ सेशन। इसी लखनऊ सेशन में एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। आने वाले दिनों में ये लखनऊ पैक्ट आपको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। अभी एक झलक दे देता हूँ लखनऊ पैक्ट क्या था। लखनऊ पैक्ट वो था जिस पैक्ट के तहत मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने दोबारा हाथ मिलाया था, एकजुट हुए थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर एक मांग स्वीकार कर ली थी कि हम स्वीकार करते हैं कि हम मुसलमानों के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम 1909 के लॉ ने दिया है वो एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए बहुत से राइटर्स, बहुत से हिस्टोरियंस 1916 के लखनऊ पैक्ट को सदा के लिए हिंदू मुसलमान के बीच में पड़ी हुई रिफ्ट के लिए जिम्मेदार मानते हैं कि अगर उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस यह चीज़ स्वीकार ना करती तो शायद ये रिफ्ट हमेशा के लिए ना पड़ती। और ये 1916 के लखनऊ पैक्ट को भारत पाकिस्तान के बंटवारे का बीज माना गया है कि इट वॉज द सीड दैट इज़ द लखनऊ पैक्ट। लेकिन ये लखनऊ पैक्ट वाला सेशन गांधी ने 1916 में अटेंड किया। और अब देखिए कि क्या हुआ, वो मैं आपको सारा समझा देता हूँ। देखिए हो क्या रहा था, हम पढ़ क्या रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार का एक इलाका है। और जब मैं चंपारण सत्याग्रह की बात करूंगा तो मैं इंडिगो की बात कर रहा हूँ। देखिए आप सभी जानते हैं
कि बंगाल में किसी समय में 1860 के अराउंड इंडिगो को लेकर के विद्रोह हुआ था, 1857, 58, 59, 50, 1860। और 1860 में उस विद्रोह की वजह से, जैसे नील विद्रोह कहते हैं, इंडिगो रिवॉल्ट कहते हैं, वहाँ से नील की खेती उखड़ चुकी थी और वो नील की खेती कहाँ आ चुकी थी? बिहार में। अब वो शिफ्ट हो गई थी बिहार में। बिहार में ग्राउंड क्या हो गई है? सबसे पहली तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उस समय ये एरिया ज़मींदारी सेटलमेंट के अंदर था। तो यहाँ पर ज़मींदारी या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, तो यहाँ पर लैंड का ऑनर ज़मींदार हुआ करता था। ज़मींदार अपने काम को ईजी करने के लिए अपना लैंड आगे लीज आउट कर दिया करता था, और वो लैंड किसे लीज आउट कर दिया करता था? ठेकेदार को। इसे ठेकेदार कहा गया है, ठेकेदार। और ये ठेकेदार मोस्टली उस समय में कौन हुआ करते थे? यूरोपियन प्लांटर्स। यूरोपियन प्लांटर्स यानी कि विदेशों से, यूरोप से आने वाले वो लोग जो यहाँ पर ऐसी खेती कराते हैं जिसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जैसे चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, नील की खेती, जूट की खेती, रबर की खेती, कॉटन की खेती, ये सारी खेतियाँ कराने का काम वो यहाँ पर करते थे। इसमें से नील, जूट, रबर, चाय, कॉफ़ी या तंबाकू ये इंपॉर्टेंट क्रॉप के तहत मानी जाती थी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये यूरोपियन प्लांटर ही मेनली उस समय के ठेकेदार थे। इन ठेकेदारों को लीज़ पे ज़मीन ज़मींदार ने दे दी। ज़मीन लीज़ पे मिलने के मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि इन्होंने, ठेकेदारों ने ज़मींदारों को एक पेमेंट लमसम पे कर दी है। अब आज के बाद ये ज़मीन के उस समय तक मालिक हो गए जब तक लीज़ है इनके पास। तो अब एक तरह के ये ऑनर हैं, ज़मींदार यहाँ पर ऑनर नहीं है, इस बात को समझिए, उस टाइम तक जब तक लीज़ वैलिड है। और ऑनर होने के नाते अल्टीमेटली इन्हें ही अंग्रेज़ों को, सरकार को रेवेन्यू पे करना है। तो ये अल्टीमेटली किसान से, फार्मर से क्या लेंगे? रेंट। ये रेंट लेंगे ना फार्मर से। रेंट लेने के साथ साथ जो ज़मींदारों की ताकत थी वो इनकी भी थी। ये उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर एक लेवल तक पुलिस और एक लेवल तक जुडिशियल पावर्स भी रखते थे। तो पुलिस एंड जुडिशियल पावर भी इनके पास होती थी, इंस्टेड ऑफ कि इनके पास रेवेन्यू कलेक्शन पावर भी थी। मतलब रेवेन्यू कलेक्शन पावर में अगर ये किसी तरह की धांधली करते हैं तो थोड़ी बहुत पुलिस और जुडिशियल पावर भी इन्हीं के पास है, तो किसान जाए तो जाए किसके पास? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऐसे में होता क्या था? 3 कठिया सिस्टम हुआ करता था। 3 कठिया सिस्टम हुआ करता था, यानी कि 1 बीघा ज़मीन, उस 1 बीघा ज़मीन में जितने कट्ठे आ जाते हैं, मान लीजिए 20 कट्ठे की अगर हम बात करें, तो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 3 कट्ठे पे आपको क्या करना है? इंडिगो की खेती करनी है। ये पहले कितना होता था? 5 कट्ठिया। पहले 5 कट्ठिया सिस्टम होता था कि 5/20, मतलब 20 में से 5 कट्ठों के ऊपर, कट्ठा कहते हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे मरला होता है ना, वहाँ पे गट्ठा होता है। क्या होता है? यहाँ पे जैसे एक किला 8 कनाल का होता है ना, और 1 कनाल 20 मरले का होता है, तो मतलब 1 किला 160 मरले का होता है ना। इस तरह से वहाँ पे बीघा सिस्टम चलता है, बीघा सिस्टम चलता है। वहाँ पर कट्ठा सिस्टम चलता है। बीघा बड़ा होता है, बीघे के अंदर कट्ठा आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे किला बड़ा है, किले के अंदर कनाल।